हाँ जी बच्चों, बाकियों के आने तक बताओ। मजा आ रही है? चलें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? पहले ही काफी टाइम हो चुका है। Recording in progress. ड्यू से नीचे लाएगा, ठीक है? तो ये क्या है? ड्यूरामीटर से नीचे स्पेस है जिसका नाम है सबड्यूरल स्पेस, ठीक है? अब इंक्लूड सबड्यूरल के अंदर स्लाइडिंग मूवमेंट कर सकता है, ठीक है? जो सबड्यूरल स्पेस है, इसमें सेरिब्रल ड्रेन होने के लिए, तो इस ड्रेन होती है बाय सेरिब्रल वेन्स, जब वो ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन होती है। अगली जो मेनिंजेस है वो है एरिकनॉइड मैटर। ये बिल्कुल थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है? और यही एज द स्पाइनल एरिकनॉइड मैटर, ठीक है? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ड्यूरा मैटर से नीचे बिल्कुल थिन स्पेस है जो कि सबड्यूरल स्पेस थी, और उसके नीचे मौजूद है एरिकनॉइड मैटर, ठीक है? एरिकनॉइड मैटर की शेप जो है वो ड्यूरल सैक या ड्यूरल मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, एक्सेप्ट उन पॉइंट पर जहां पर एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशंस जो है वो ड्यूरा मैटर को पिरस करें। यानी कि ड्यूरा मैटर अगर इस तरह है स्ट्रेटर, तो इसके नीचे की एरिकनॉइड मैटर भी स्ट्रेटर होगी। सिर्फ उन पॉइंट्स पर डिफरेंस आएगा जहां पर एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशन होगी। एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशन क्या है? ये प्रोजेक्शन है एरिकनॉइड मेम्ब्रेन की, एरिकनॉइड मेम्ब्रेन के विलाय की। कह सकते हैं विलाय क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है? जो कि ड्यूरल वेनस साइनसेस के अंदर जाती है और अलाउ करती है कि ताकि सीएसएफ जो है उस सब एरिकनॉइड स्पेस में से वेनस सिस्टम में चला जाए, ठीक है? सीएसएफ प्रोड्यूस होता है सब एरिकनॉइड स्पेस में, सारा फ्लो होता है वेंट्रिकल्स के दरमियान, ठीक है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ सीएसएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है? सारा फ्लो करता है। और ये जो एक प्रोजेक्शन बनी हुई है ना, एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशन, ये क्या है? ये एरिकनॉइड मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन है और जारी कल साइनस के अंदर। इससे क्या होता है? सीएसएफ जो है वो मूव कर सकता है ड्यूरल वेनस साइनस में, क्योंकि अभी हमने एक बार डिस्कस की कि अल्टीमेटली सीएसएफ ने आकर ड्यूरल वेनस साइनसेस में ही ड्रेन होना है, वेनस ड्रेनेज का हिस्सा बन जाना है। पायामेटर की बात करते हैं तो ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे थिन है, डेलिकेट है, हाईली वेस्कुलर है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? आप देख सकते हैं इसमें जस्ट शाइनी नजर आ रहा है, लेकिन इसकी शेप बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे सल्काई और गहराई है, कि बिल्कुल लगता है कि जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर हो, इसकी गहराई के अंदर, सल्काई के अंदर तक फिट हुई होती है, ठीक है? और ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका अलग लेयर है। उसके बाद बात करते हैं
इंपॉर्टेंट एक स्पेस और है जिसका नाम है सब एरिकनॉइड स्पेस। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पायामेटर और एरिकनॉइड मैटर के दरमियान, पायामेटर बिल्कुल मौजूद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ, ठीक है, और एरिकनॉइड मैटर डिस्टेंस पे और दरमियान में ज्यादा बड़ी स्पेस है एज कम्पेयर टू सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, इसके अंदर फाइब्रस ट्रेबेक्युलाई होते हैं, ये जो स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना धागा नुमा, ये क्या है, ये फाइब्रस ट्रेबेक्युलाई कहलाते हैं। ये क्या चीज है, ये कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रैंड्स हैं जो कि अरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर को लूजली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के दरमियान में वो स्पेस ज़ाहिर है, ये कनेक्ट भी करते हैं और स्पेस मेंटेन रखते हैं जिसके अंदर सी से फ्लो करते हैं। मेन ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं और सीएसएफ भी इसके अंदर मौजूद है। जो सब एरिकनॉइड स्पेस है, ये कुछ कलेक्शंस बनाती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जहां पर सीएसएफ जमा होता है, जैसे पूल नुमा, छोटे छोटे पूल्स पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब जैसे होते हैं। ठीक है, इस तरह सब एरिकनॉइड स्पेस जो है जहां पर इसकी डेप्थ डिफरेंट होती है, वहां पर ये सब एरिकनॉइड सिस्टर्न्स बनाती हैं। सिस्टर्न्स क्या, जहां पायामेटर और एरिकनॉइड मैटर एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं होती और सीएसएफ जो है वो पूल से सिस्टर्न्स की तरह जमा हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पीरियर सिस्टर्न है, सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टर्न है। ठीक है, स्पीरियर कहाँ आ रहा है, सेरिब्रम के और सेरिबेलम के मेडुला और सेरिबेलम के दरमियान, फिर पोन्टाइन है, पोन्स से आगे, फिर इंटरपेडेंकुलर है जहां मिड ब्रेन के पेडंकल दरमियान, और फिर कैजमेटिक सिस्टर्न कहाँ है, जहां पर ऑप्टिक कैजमा है। ठीक है, रेटिनॉइड से फूल होता है मैग्ना। ठीक है, इस यानी के मेडुला और सेरिबेलम के दरमियान। अब ये कहाँ एग्जैक्टली मौजूद है, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम और बैक ऑफ मेडुला। अगर आप रिकॉल करें मेडुला का पोस्टीरियर स्ट्रक्चर या फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, तो हमने पढ़ा था उसमें एक ओपनिंग होती है जिससे सीएसएफ इंटर हो जाता है मेडुला के अंदर, यानी सर्कुलेशन का पैटर्न है उसका। ठीक है, तो यही है सिस्टर्ना मैग्ना। इस सिस्टर्न से जो सीएसएफ है वो फोर्थ वेंट्रिकल से एग्जिट करता है और फ्लो करता है सारा। ठीक है, अंदर यानी ब्रेन के बाकी पोर्शंस को नरिश करता है। इसमें दो लेटरल अपर्चर्स हैं जिनका नाम है फोरामेन ऑफ फ्लैशका, और एक मीडियन अपर्चर है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जिससे सीएसएफ की सर्कुलेशन होती है। सर्कुलेशन होती कैसे है आगे हम देखेंगे डिटेल्स से। फिर एक इंटरपेडेंकुलर सिस्टम है, इसका है बेस ऑफ ब्रेन पे यानी मिड ब्रेन के दरमियान वाली जगह पे, और इसी के अंदर ऑप्टिक कियाज्मा और सर्कुलस आर्टीरियस ऑफ विलस या सर्कल ऑफ विलस जिसको कहते हैं, वो मौजूद होता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन रीजन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जिस जगह पे ये रेड बॉक्स मौजूद है, ये वो रीजन है जहां पर सिस्टर्ना मैग्ना होना चाहिए, यानी कि सेरिबेलम के दरमियान का और मेडुला के दरमियान का गैप। और आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फोरामेन ओपन हो रहे हैं। फोरामेन ऑफ फ्लैश का दो साइड पे, लेटरल साइड्स पे, और एक मीडियन फोरामेन ऑफ मेजेंडी है। ठीक है, इसमें से सीएसएफ फ्लो करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करते हैं, सीएसएफ जो कह रहे हैं, ये क्या एक कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन और कुछ सेल्स होते हैं, और तकरीबन 150 ml इन अमाउंट होता है। ठीक है, और ये ब्रेन को सडन ट्रॉमा से बचाता है। कुशनिंग इफेक्ट, जैसे अगर आप बहुत हाइट से पानी में छलांग लगाएंगे तो पानी आपको कुशनिंग इफेक्ट देता है, खुद डिस्प्लेस हो जाता है, आपको जगह देता है, अकोमोडेट करता है, आपको चोट नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह इस फ्लूइड के अंदर फ्लोट करने की वजह से अगर एकदम हेड को जर्क लगता है, झटका लगता है, तो ब्रेन जो है उसकी इंजरी नहीं होती और ब्रेन फ्लोट करता रहता है, तो बच जाता है ट्रॉमा से। ठीक है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये कोरॉइड प्लेक्सस प्रोड्यूस करता है। वो क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर कोरॉइड प्लेक्सस है जो कि सीएसएफ प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें पेंडाइमल लाइनिंग है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं और वो सीएसएफ स्क्रीट करते हैं। ठीक है, अब फ्लो का पैटर्न ऐसे है कि लेटरल वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस में क्योंकि बन रहा है सीएसएफ, वहां से ये
फोरामेन ऑफ मनरो, जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन था ना दो लेटरल वेंट्रिकल्स के दरमियान, वहां से जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, उसके भी कोरोइड प्लेक्सस है, ठीक है, वहां भी सारे सीजर बन रहा है, वहां से सेरिब्रल एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू ये कहाँ जाता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, वहां से दो रूट्स हैं, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, वो फिर टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि वहां से नीचे पर कोई मजीद चीज नहीं है, वहां टर्मिनल वेजिकल है, वहां खत्म हो जाता है आकर सीएसएफ का पाथवे। लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल फिर वापस जाने का तरीका क्या है कि फोरामेन ऑफ लश्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडी के थ्रू सब एरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है, ठीक है, और वहां से एरेक्नोइड विलाई या एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशंस के थ्रू ये ड्यूरल वेनस साइनसिस में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह सारा सीएसएफ फ्लो करता है, वन वे फ्लो, यानी सीएसएफ वापस नहीं आता, ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है और नया बनता है हर बार, ठीक है। यही वजह है कि क्योंकि अब जाहिर है कोई बैक फ्लो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, फीडबैक नहीं है, तो अगर ये ड्रेनेज ब्लॉक भी हो तो सीएसएफ बनना बंद नहीं होता, इसी वजह से हाइड्रोसेफलस हो जाता है बच्चों में अक्सर, जिनका हेड का साइज बढ़ जाता है। इस चीज को हम क्लिनिकल रिलेशन में देखेंगे इस पॉइंट को, तो आपने याद रखना है कि सीएसएफ के फ्लो पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, फीडबैक नहीं है, इसलिए अगर ब्लॉकेज हो भी जाए, फ्लो रुक भी जाए, तो सीएसएफ बनना बंद नहीं होता, इसी वजह से इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में। तो ये पाथवे उसी तरह जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में इजी समझने के लिए, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मनरो, देन थर्ड वेंट्रिकल, देन सेरेब्रल एक्वेडक्ट, देन फोर्थ वेंट्रिकल, इन फोरामेना के थ्रू, ठीक है। फोरामेना कहाँ मौजूद है, ब्रेन के अपने स्ट्रक्चर में बिल्कुल अंदर, जाहिर है उस, और जाहिर है कि ये पायामेटर को भी फिर पिरस करेंगे, ये चीज जहन में रखिएगा कि पायामेटर बिल्कुल साथ साथ मौजूद है ना ब्रेन के, तो उसको भी पिरस करेंगे और पायामेटर और रेक्नोइड मैटर के दरमियान की जो स्पेस है सब रेक्नोइड स्पेस, उसमें चले जाएंगे और वहां से फिर रेक्नोइड विलाय जो है इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे ड्यूरल वेनस साइनसिस के अंदर, जहां ये एब्जॉर्ब होके हिस्सा बन जाएगा वेनस सर्कुलेशन का। स्पाइनल मेनिंजेस हम स्पाइनल कॉर्ड से डिटेल से देख चुके हैं, लेकिन बस रिकॉल करेंगे, स्पाइनल मेनिंजेस भी उसी तरह है, यहाँ पर भी जाहिर है ड्यूरा मैटर है, रेक्नोइड मैटर है, पाया मैटर है, डिफरेंस ये है कि यहाँ एक एपीड्यूरल स्पेस है, यानी ड्यूरा मैटर के बाहर भी जगह है। अब ब्रेन की जो मेनिंजेस है ना उसमें ड्यूरा मैटर प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है, यानी कि पेरियोस सॉरी एपीड्यूरल जो है वो एपीड्यूरल स्पेस प्रोमिनेंट नहीं होती। अब वहां इस तरह है कि बिल्कुल क्रैनियम के साथ मौजूद है ड्यूरा मैटर, अगर वहां ब्लीडिंग हो जाए तो स्पेस बनती है, तो जगह जमा होती है कि ड्यूरामेटर से ऊपर ब्लड जमा हो गया, जिसको हम एपिड्यूरल हेमरेज कहते हैं। लेकिन उसकी निस्बत जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां प्रोमिनेंट एपिड्यूरल स्पेस मौजूद होती है, और यही है जिसकी वजह से, यानी एक तो सब एरेक्नोइड स्पेस में एनेस्थीसिया देते हैं, उसके अलावा एक और टेक्निक है इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। अक्सर टर्मिनल इल या कैंसर जैसे पेशेंट्स के लिए पेन कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं, यहाँ पर पेन किलर मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। क्लिनिकल रिलेट्स में इस चीज को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज यहाँ डिफरेंस है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस का, कि यहाँ एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको डेंटिक्यूलेट या डेंटेट लिगामेंट कहते हैं। ये क्या है, ये पायामेटर से निकल कर जाने वाला ड्यूरामेटर की तरफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जितना बाहर दिया जाए उतनी कवरेज अच्छी और साइड इफेक्ट्स कम है, इसलिए कुछ केसेस में एपिड्यूरल प्रेफर किया जाता है, वैसे जो यूजुअली सर्जरीज होती हैं उसमें सब रेकनॉइड स्पेस में ही देते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की ब्लड सप्लाई की। तो ब्रेन जो है बॉडी का सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है, हर वक्त एक्टिविटी, आप एक हार्ट है, किडनीज है और उसके अलावा ब्रेन है, ठीक है। लेकिन ब्लड फ्लो जो है मैक्सिमम किसका है, ब्रेन का और किडनीज का, ठीक है। इसके बारे में भी है कि ये भी 17 to 20% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट रिसीव करता है और ऑक्सीजन का 20% जो है ये कंज्यूम करता है, ठीक है। तभी अगर हाइपोक्सिया होने से बंदा डिजी होने लग जाता है क्योंकि ब्रेन की न्यूट्रिशन इम्पैक्ट होती है, ठीक है। इसको चार आर्टरी सप्लाई करती हैं, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं, दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो है जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी से अराइज करती है C4 के लेवल पर, ठीक है। नेक में असेंड करती है, नेक में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कोई ब्रांच नहीं देती, नेक की सप्लाई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से होती है, अगर आप रिकॉल करें। क्रैनियल कैविटी में इंटर होती है एक
रीजन से जिसको हम कहते हैं करोटिड कैनाल, और उसके बाद साइनस कोर्स लेती है, यानी कि ये कैवर्नस साइनस के अंदर चली जाती है। जैसे अभी हमने बात की कि वाहिद रीजन है बॉडी का जहाँ एक आर्टरी वेनस स्ट्रक्चर के अंदर लाई करती है। उसके बाद ये उस साइनस की ड्यूरल रूफ को पिरस करके सेरिब्रल हेमिस्फेयर के लेवल पर आकर टर्मिनल ब्रांचेस देती है, जिसमें एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की दो ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वो है जो फेस पे सप्लाई करेगी और नेक पे भी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डीप पर चली जाती है कैरोटिड कैनाल से। इंडिया ये पर्पल से शो किया कैवर्नस साइनस इसके अंदर, और इसकी रूफ को पिरस करके फिर आगे ब्रांचेस देती है, डिवाइड हो जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में और मिडल सेरिब्रल आर्टरी में। वर्टिब्रल आर्टरी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज करती है, नेक में असेंड करती है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से गुजरती है सारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के। जो वर्टिब्री होती हैं, एक तो उनका पोस्टीरियर प्रोसेस होता है स्पाइनस प्रोसेस, एक उनकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती हैं। स्पेशली जो सके के अंदर स्पेशल होल होते हैं ताकि वो लॉन्च कर सके वर्टिबल आर्टरीज को। ठीक है, अब वर्टिबल आर्टरीज फर्स्ट 6 जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं उनके फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से पास करती हैं। ठीक है, यानी जहां ओरिजिनेट हुई है उस पॉइंट से ऊपर पे 6 में होती है, 7th में नहीं आती। क्रेनियल कैविटी में जाती है और फोरामेन मैग्नम यानी जहां एंटर होती है ब्रेन में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वेंट्रल सरफेस पे सेंड करती है और लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे पहुंचकर बेसिलर आर्टरी बन जाती है, यानी ओरिजिनेट हुई है ये सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी में से ओरिजिनेट हुई, C6 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम में से होते हुए इंटर हो गई है क्रेनियल कैविटी के अंदर। वहां जाकर ये क्या करेगी, वहां पर ये पॉन्स के लोअर सरफेस पे ज्वाइन करेगी और बन जाएगी बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी फिर वेंट्रल सरफेस ऑफ पॉन पे असेंड करती है और वहां पर टर्मिनेट हो जाती है दो ब्रांचेस देकर, लेफ्ट और राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज जो हैं वो ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, जबकि जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो ब्रांच है बेसिलर या वर्टिबल आर्टरी कह सकते हैं उसकी, क्योंकि आगे अभी हम जब सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे इन्हीं का जिक्र ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल ये ब्रांचेस हैं इन सब मेन वेसल्स की जो आगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करेंगी। जैसे वर्टिबल आर्टरी की ब्रांचेस हैं एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर स्पाइनल, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेंगी। मेनिंजियल आर्टरीज हैं, मिडलरी आर्टरीज हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी यानी जो सेरिबेलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी। फिर बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस हैं जिसमें एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर कैरोटिड है। ये सब किसकी ब्रांचेस हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, यही डिफरेंट रीजन्स को सप्लाई कर रही होंगी, ये हम देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है सर्कल ऑफ विलिस। ये क्या है, ये एक एनास्टोमोसिस है, और एनास्टोमोसिस ऐसा है जैसे सर्कल होता है। ठीक है, तो मौजूद है ये बेस ऑफ ब्रेन पे, जैसे अभी बात की थी इंटरपेडिकुलर फोसा के लेवल पर, वहां मौजूद है। और बनता इस तरह है कि इसके आगे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, बैक साइड पे दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, और लेटरल साइड पर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। यानी ये इसकी पिक्चर है, अब आप देख सकते हैं ये इस तरह का सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना है। किस तरह कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इसके एंटीरियरली लाई कर रहे हैं। ये छोटी सी जो आर्टरी दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को मिला रही है ना, इसका नाम है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। एंटीरियर है, कम्युनिकेटिंग है, कम्युनिकेशन किसका है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ मौजूद है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज दोनों साइडों की, और एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ना, वो इंटरनल कैरोटिड को कनेक्ट करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ। ठीक,
एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सेरिब्रल के दरमियान थी, दो सेरिब्रल के दरमियान, लेकिन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो है वो इंटरनल कैरोटिड और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान। ठीक, तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। अब पैटर्न ये है ब्लड फ्लो का इसमें कि वैसे एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट जरूर करता है, लेकिन ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन की हाफ हाफ ही है, यानी कि राइट साइड की अपनी है, लेफ्ट साइड की अपनी है। इनका प्रेशर मेंटेन रहता है और एक साइड का ब्लड दूसरी साइड से मिक्स नहीं होता। इवन इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल का, यानी कि अगर हम इसको इस तरह बना लें और डिवाइड कर दें सेंटर से, ये राइट है ये लेफ्ट है, और फिर डिवाइड डिवाइड कर दें इसको, सॉरी ये तनीशा टच करने से साइड पे हो गया, एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। Recording stopped. Recording in progress. और इसको मजीद हाफ में डिवाइड कर लें। Recording stopped. सॉरी बच्चों, 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ। सॉरी बच्चों, ये जूम की वजह से कभी कभार जो है ना वो ऑफिस ऐप भी जो है स्टक हो जाती है स्क्रीन शेयरिंग की वजह से। Recording in progress. अगर हम ब्लड वेसल के पैटर्न को, इस सर्कल ऑफ विलिस के पैटर्न को इस तरह देखें एक स्क्वायर की फॉर्म में, जिसको हम राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर लें और फ्रंट हाफ को इंटरनल कैरोटिड और पोस्टीरियर हाफ को वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करे, तो भी इनके प्रेशर्स इस तरह इक्वलाइज रहते हैं कि ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता। लेकिन अगर इस पाथवे में कहीं पे भी जो है वो ब्रेक आ जाए, ऑक्लूजन हो जाए, तो दूसरा पाथवे जो है, जो कम्युनिकेटिंग वेसल इमीडिएट, वो आकर इसमें ब्लड सप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है अगर सर्कल ऑफ विलिस पेटेंट हो, तो सेरिब्रल इवेंट्स को ये प्रिवेंट करता है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। सेरिब्रम की आर्टरी सप्लाई की बात करते हैं, तो सेरिब्रम जो है वो 3 पेयर ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज से सप्लाई होता है। ठीक है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, मिडल है और पोस्टीरियर। जिसमें इंटीरियर और मिडल किसकी ब्रांचेस हैं? इंटरनल कैरोटिड की। और पोस्टीरियर किसकी ब्रांच है? वर्टिब्रल आर्टरी की या बेसिलर आर्टरी की। ठीक है, अब सेरिब्रल आर्टरीज की जो ब्रांचेस हैं फर्दर सप्लाई करेंगी, उसमें आ जाती है कॉर्टिकल ब्रांचेस। कॉर्टिकल नाम से पता चल रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो सप्लाई करेंगी। सेंट्रल ब्रांचेस हैं जिसके अंदर परफोरेटिंग ब्रांचेस यानी सेंटर तक आकर डीपर पार्ट्स में सप्लाई करेंगी।
फॉर एग्जाम्पल कॉर्पस स्ट्राइटम, इंटरनल कैप्सूल, यानी जो बिल्कुल सेंटर में लाए करते हैं सेरिब्रम के। उसके अलावा कोरोइडल ब्रांचेस हैं, प्लेक्सस बनाएंगी, ठीक है, यानी कि वो प्लेक्सस बनाएंगी जो कि वेंट्रिकल्स को लाइन करेगा और सीएसएफ की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सेंट्रल आर्टरीज जो है उनके फर्दर ग्रुप्स हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव हैं, ब्रेन के सारे पोर्शंस को सप्लाई कर रही हैं, इनको लेटरल स्ट्राइट, ये आर्टरी मिड लाइन में मौजूद है, इनको सप्लाई करने के लिए पोस्टीरियर लेटरल ग्रुप है और पोस्टीरियर मीडियल ग्रुप है। तो इस तरह ये सर्कल ऑफ विलियस में से ब्रांचेस जो हैं ओरिजिनेट होकर सप्लाई करेंगी सेरिब्रम को भी साथ, ठीक। तो यहाँ सारी ब्रांचेस मेंशन है, एक मरतबा आप इन सबको भी देख सकते हैं। 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जिसके बाद आपको सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई ड्रॉ करना इजी हो जाता है, ठीक है। ये इसमें पॉइंट्स से पहले इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि 3 जो मेन वेसल्स हैं वो सब व्यूज ऑफ सेरिब्रम को सप्लाई करें, अगर हम व्यू के फॉर्म में पढ़े ना साइड्स की फॉर्म में, तो हर साइड को तीनों आर्टरी सप्लाई करेंगी, लेकिन कितना कितना करेंगे ये चीज मैटर करती है। जैसे जो स्पीरोलेटरल सरफेस है उसको ज्यादा हिस्से को मिडल साइबल आर्टरी करेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर भी सप्लाई करेंगी, लेकिन मेजर चंक होगा मिडल साइबल आर्टरी का। मीडियल सरफेस को ज्यादा इंटीरियर साइबल आर्टरी सप्लाई करेगी, मिडल और पोस्टीरियर कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह इंफीरियर सरफेस को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ज्यादा सप्लाई करेगी, एंटीरियर मिडल थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीरोलेटरल सरफेस सेरेब्रल हेमिस्फेयर की। यहाँ पे कलर स्कीम दी हुई है कि जस्ट इतने 1 फिंगर ब्रेड जितने रीजन को सप्लाई करती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बाकी पोस्टीरियर को सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और मेजर जो चंक है उसको सप्लाई कर रही है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी जिस जगह पर सप्लाई कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप रिकॉल करें तो ये वो रीजन है जहां पर मौजूद थे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, सेंट्रल सल्कस से आगे और पीछे जो सिचुएटेड थे। उसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स भी है, ठीक है। यही वो रीजन है जहां पर फ्रंटल आई फील्ड मौजूद है, यही वो रीजन है जहां पर स्पीच के ब्रोकास एरियाज और वर्निकीज एरिया मौजूद है। अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो इन सब स्ट्रक्चर्स में जो है वो फंक्शनल मतलब ग्लिच आ सकता है, काम करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो इन सब रीजन्स को ब्लड नहीं मिल रहा, तो वीएन लॉस हो सकती है, स्पीच लॉस हो सकती है, ठीक है। तभी स्ट्रोक जिस जगह का होता है, जिस ब्लड वेसल का होता है, उससे डिटरमाइन होता है कि कितना डैमेज होगा, कितना स्किल जो है वो लॉस होंगे, ठीक है। इसी तरह एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जहां पर मौजूद है वो रीजन क्या है, ऊपर स्ट्रिप लाइक एरिया देखें, वहां पर भी प्राइमरी मोटर और सेंसरी एरियाज है, वही जो बचा हुआ हिस्सा है बाकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी का, वो सप्लाई हो रहा है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। तो ये अगर डैमेज हो जाती है तो इन एरियाज की एक्टिविटी यानी मोटर एक्टिविटी और सेंसरी एक्टिविटी भी इम्पेक्ट होंगी। इसी तरह जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जिस जगह मौजूद है, अगर आप रिकॉल करें यहाँ पर विजुअल एरियाज होते हैं, ठीक है, तो फिर वीएन पे इफेक्ट आ सकता है अगर इस एस्पेक्ट की पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसको सप्लाई करने वाली डैमेज हो जाए। तो ये सारे एरियाज जो मैंने अभी मेंशन किए यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी प्राइमरी मोटर सेंसरी फंक्शनल एरिया, फ्रंटल आई फील्ड और लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ब्रोका और वर्निकीज एरिया को सप्लाई करती है। एंटीरियर सेरेब्रल प्राइमरी मोटर सेंसरी एरिया को करती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल विजुअल एरिया को सप्लाई करती है। इसी तरह मीडियल सरफेस की अगर बात करें तो जैसे बात की थी कि मैक्सिमम पोर्शन एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का है और मिनिमम पोर्शन है मिडल और पोस्टीरियर का। अब जहां पर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वहां पर क्या मौजूद है, वहां पर मोटर और सेंसरी रीजन्स के पार्ट हैं, क्योंकि जो मोटर और सेंसरी रीजन है वो अंदर की तरफ भी एक्सटेंड करते हैं मिडल साइड पर, ठीक है। अगर आप होमनक्यूलस रिकॉल करें तो होमनक्यूलस जो हम ड्रॉ करते थे वो अंदर तक जा रहा होता था सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक है। तो मिडिल पोर्शन पर भी एक्सटेंड करते हैं, और स्पेसिफिकली वो जो लोअर लिम्ब से रिलेटेड है, पेरिनियल रीजन से, लेग और फुट से। उसके अलावा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इस रीजन पे जस्ट टेम्पोरल पोल को सप्लाई करती है, क्योंकि टेम्पोरल रीजन स्पीच से ही रिलेटेड होता है ज्यादा, तो स्पीच और हियरिंग से तो ये एरियाज इंपैक्ट हो सकते हैं। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जहाँ सप्लाई करी है, अगेन वहां पर विजुअल कॉर्टेक्स है, बाहर विजुअल एरियाज थे एसोसिएशन वाले, यहाँ प्रॉपर कॉर्टेक्स मौजूद है।
अगर आप रिकॉल करें तो हमने ऑक्सीपिटल लोब भी ज्यादा मीडियल एस्पेक्ट से ही पढ़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है मीडियल सरफेस में, वो जो डिस्टल लिम्ब से रिलेटेड है, टेम्पोरल पोल और विजुअल कॉर्टेक्स। इसी तरह अगर इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम की बात करें, अब ये एरियाज वही हैं जो एंटीरियर एस्पेक्ट से लेटरल एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस ये है कि उनके लोअर एंड्स पर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ज्यादा सप्लाई कर रही है, मिडिल कम और एंटीरियर जस्ट मिड लाइन में कर रही है। तो जो जो सल्काई गायरा है यहाँ लोकेटेड होंगे, जो जो एरियाज लोकेटेड होंगे इसके स्ट्रोक में वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, पहले साइड्रम को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उसकी ब्लड सप्लाई रिलेट करनी है, इस तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के रीजन में आ गया सारी इंफीरियर सरफेस एक्सेप्ट टेम्पोरल पोल, क्योंकि उसको मिडिल आर्टरी करी थी। फिर मिडिल सेरेब्रल जो है वो सारा ऑर्बिटल सरफेस आ गई है फ्रंटल और टेम्पोरल पोल की, और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो फ्रंटल लोब के पोर्शन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ एरियाज नहीं है, यहाँ ज्यादा पोर्शंस हैं, रीजन्स हैं। यहाँ पर मेंशन है बाकी सब वेसल्स जिन दूसरे एरियाज को सप्लाई करते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया के देख सकते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है। फिर अंडर सरफेस ऑफ सेरिबेलम और मेड्यूला में पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। तो इस तरह करके आपने एक दफा इन चीजों से गो थ्रू कर लेना है, बाकी जो रीजन है वो अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। Recording stopped. एक्चुअली हमारे साथ आज बहुत खराबियां हुई हैं, पता नहीं क्या बात थी आज, कभी नेट का इशू हो रहा था, कभी कभी पेस ऑफिस का। खैर आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन है? नहीं बच्चे, आप क्लास जो है वो ट्यूसडे को होगी। स्नेल का चैप्टर नंबर 15 है मेनिंजेस वाला, वो पूरा किया है। चैप्टर 17 है ब्लड सप्लाई वाला, दरमियान में 16 था वेंट्रिकल्स वाला जो हमने कल किया था। उस वेंट्रिकल्स में से CSF वाला आज किया है। अब उसमें से दो चीजें फिलहाल अभी हमने छोड़ी हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड CSF बैरियर। उसके लिए फिर बेसिक स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए था, फिर उसको पढ़ने का फायदा था। नर्व्स करेंगे क्लिनिकल्स के साथ। क्लिनिकल्स में इस तरह ऑर्गेनाइज करूंगी ना कि इंशाल्लाह सारे जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना उनके साथ साथ चलते चलते उनको हम क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखते जाएंगे। अब जैसे हियरिंग पाथवे में थोड़ा सा डिस्कस किया था ईयर के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी नर्व सप्लाई में आ रहा था, लेकिन अब हमें पता चल गया कि इंफीरियर कॉलिक्यूलस क्या है, जेनिकुलेट बॉडी क्या है। तो अब हम उसको जरा अच्छी तरह करके साथ ही देख लेंगे कि अगर एक साइड का हियरिंग पाथवे डिस्टर्ब हो तो हियरिंग पे क्या इम्पैक्ट होगा, किस जगह पे इम्पैक्ट हो तो क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब डिफरेंट है ना, कुछ से होता है कि साउंड आना बंद हो जाती है, कुछ से साउंड की लोकलाइजेशन आपको ये नहीं पता चलता कि आवाज बाहर से आ रही है दूर करीब से। तो इस तरह की क्लिनिकल रेलिवेंसेज हैं इसकी, वो हम करके देखेंगे। तो है क्लिनिकल नोट्स बहुत ज्यादा है न्यूरो के, जाहिर है आपने देखा होगा पूरी बुक है इतनी बड़ी, लेकिन हम वो चीजें करेंगे जो एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और एक जो मतलब हाउस जॉब के लेवल पर या जितनी यानी क्लिनिकली आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ एक लेक्चर में कवर हो जाएगा, क्योंकि चीजें ज्यादा रिकॉल करने से रिलेटेड होंगी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम उसको भी स्प्लिट कर लेंगे। डिपेंड करता है ना, मैं बनाकर देखूंगी, अगर मुझे लगा कि ज्यादा है तो उसको भी फिर दो पार्ट्स में कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि एक में कवर कर लें ताकि ये वाइंड अप हो जाए। और उसके बाद अगर कोई चीज रहती होगी, कुछ भी आप लोग बुक से पढ़ना चाहेंगे, जब भी पढ़ेंगे पूछना चाहेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। आप पिक्चर भेजें मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दिया करूंगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, काइंडली ये इन चीजों से गो थ्रू कर लेना क्लिनिकल की क्लास से पहले, क्योंकि क्लिनिकल्स में समझेंगे अगर एग्जाम में आने हैं ना तो 60 से 65% क्लिनिकल ब्लड सप्लाई के ही होते हैं। स्ट्रोक इस एक रीजन का लिखा होगा, स्नैरियो बनाया होगा, और आपसे पूछ लेंगे, वेसल पूछ लेंगे, एरिया पूछ लेंगे। हेड नेक के और कौन से बाकी चैप्टर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कवर कर लिया हमने। पूरी बुक कवर कराना तो पॉसिबल ही नहीं था ना, आप देखिए पूरे साल में पढ़ते हैं और हमारे पास एक महीना था। मैं कह रही हूँ ना, जो चीज आपको लगे आपको नहीं आ रही है, आपको मुश्किल लगती है, वो आप मुझे बताएं व्हाट्सएप पे, मैं करवा दूंगी, बता दिया करूंगी कैसे करनी। लोगों ने सेशन
करने से पहले मेरी सिस्टर भी डॉक्टर ने, हमने डिस्कस करके किया था सारा कुछ इसमें। तो प्लान ऐसा बनाया था कि जिसमें हर इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हो जाए। बच्चे बुक तो ऐसे पूरी इंक्लूडेड होती है, लेकिन उसमें से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह पढ़ने को पूरी बुक में अब क्या रहता है ज्यादा पीछे, ब्लड सप्लाई वगैरह कुछ चीजें रूट्स होंगी, वो भी सारे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर एक एक चीज लाइन टू लाइन करें तो वो एक मंथ का काम तो नहीं है, दो दो तीन महीने का काम है। एटलीस्ट रोज अगर इतनी देर डिस्कस किया जाए कि ये शुरू, फिर भी कोशिश की है हर इम्पोर्टेंट चीज अब करा सकें। अभी भी ये खाली चैप्टर 18 हमने स्किप किया, बाकी जो है एएनएस फिजियो से हो जाएगा आपका। क्रेनियल नर्व्स भी हम करेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट ये बुक भी हमने पूरी की है। प्रीवर्टिबल और पैरावर्टिबल कंटेंट्स इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं है, बोन्स एंड फेशियस वाले में इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से कवर हो गई थी। अगर उसमें से उसके अलावा आपको लगता है कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। क्लिनिकल्स काइंडली एक दफा नजर मार लीजिएगा किताब में। और कुछ जिन लोगों ने न्यूरो पढ़ी हुई है खासतौर पे कॉलेज पे, वो थैलेमस हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के साथ कनेक्शंस बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूएचएस है तो फिर नहीं जरूरत, लेकिन अगर आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो फिर करने की जरूरत है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में न्यूरो का कंपोनेंट बहुत जाता है। अब देखेंगे, अगर आप पूरी बुक में से अगर आपने एक ही सवाल देना है तो आप वो चीजें प्रेफर करेंगे जिसका फायदा है। उसमें वही चार पांच चीजें आ जाती हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ, एक ट्रैक्ट, एक मिड ब्रेन क्रॉस सेक्शन, एक बेसल गैंग्लिया का क्वेश्चन, एक वेंट्रिकल्स का, एक ब्लड सप्लाई का। फर्स्ट लाइन यही होती है। सेकंड में कोई कुछ देना चाहे, जानबूझ के किसी का दिल चाहे बच्चों को तंग करने का, सेडिस्ट हो तो वो करेगा, वरना नॉर्मली यही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपका फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर रेशो ज्यादा होती है। उसके लिए फिर देखने पड़ जाते हैं, और ये भी देखना पड़ता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपके टीचर की प्रेफरेंस क्या है, इन सब चीजों को देख के करनी है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?